हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सीए यश गोयल एंड आप देख रहे हैं सीए प्रेप क्लासेस पे इंटरनेशनल टैक्सेशन की ये सीरीज। मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका आज ये 3rd लेक्चर है। इसके अंदर हम आज एनआर टैक्सेशन का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एनआर टैक्सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करी थी कि कैसे हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी कंपनी का एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किसी भी का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। एंड हम आज की इस वीडियो में आगे के कुछ रेलिवेंट प्रोविजन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करेंगे कल की क्लासेस एंड उसके बाद में हम आगे का अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली वैसे देखने वाले हैं ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म क्या था फॉरेन कंपनी का, क्यों इसकी नीड पड़ी। हम बेसिकली ये टॉपिक इसके अंदर आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल क्या पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले देखा था सेक्शन 6 जो कि बात करता था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए इंडिविजुअल का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट रहते हैं तो केवल इंडिया की ही इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होती है। इसी कारण से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस को देखना पड़ा था। तो इसमें हमने कब देखा था कि एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट कब बनता है, तो उसके लिए कंडीशन थी कि वो पिछले साल इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है। अगर ऐसा नहीं है, उससे कम रहता है, हो सकता है उससे कम रहा हो, तो उसके लिए हम एक दूसरी कंडीशन है, अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो भी वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। वो एक सेकंड कंडीशन ये थी कि पिछले साल तो इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा रहा था, लेकिन उसके साथ में एक और कंडीशन है, यहाँ पर एंड है। एक और कंडीशन ये है कि वो पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहा था। अगर इन दोनों कंडीशन में से 182 दिन या फिर 60 दिन और 365 दिन, इन दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम किसी भी पर्सन को इंडिया का रेजिडेंट कह देंगे। हमने कंडीशन तो देख ली, लेकिन साथ में क्या होता है, हम एक और चीज चेक करते हैं कि वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट तो बन चुका है, पर क्या वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब कि वो हमेशा ही ऑलमोस्ट इंडिया का रेजिडेंट रहता है आने वाले सालों में या पिछले सालों में, या कभी कभी भूला भटका इसी साल वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया है। तो हम ये कंडीशन भी चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया क्या था, हम उसके अंदर 2 कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे कि वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है एंड साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि वो रेजिडेंट है 2 प्रीवियस ईयर का, मतलब पिछले 2 सालों का इंडिया का रेजिडेंट है। पिछले लास्ट 10 सालों में, मतलब जो पिछले 10 साल गए हैं उनके अंदर 2 सालों तक वो इंडिया का रेजिडेंट है। एंड साथ साथ ये कंडीशन तो देखनी है पहली वाली, एक और कंडीशन हम देखेंगे कि वो पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहा है। ठीक है, तो ये हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हमने देखे थे जिसके अंदर हमें एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि वो बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर वो बंदा सेक्शन 6 के हिसाब से, सेक्शन 6(1) के हिसाब से अगर इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो रेजिडेंट के साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी ऑलरेडी है। हमें ये एडिशनल कंडीशन देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो आप कहेंगे सर वो एडिशनल कंडीशन क्या थी, तो चलिए आपको बताते हैं वो एडिशनल कंडीशन क्या थी। वो एडिशनल कंडीशन ये थी कि वो जो बंदा है वो इंडिया का सिटीजन है, मतलब रेजिडेंट तो है, वो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की सिटीजनशिप है उसके पास में, और वो इंडिया को छोड़ के गया है पिछले साल किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर, आउटसाइड इंडिया। लाइक बहुत सारे हमने देखा है कि पंजाबी लोग होते हैं वो कनाडा जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं वो जाते हैं सऊदी जाते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर गया है किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसके अलावा और किस किस पे ये कंडीशन एप्लीकेबल है, इंडिया का सिटीजन है जो कि क्रू मेंबर है इंडियन शिप का। इंडियन शिप क्या होती है ये मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से समझा दिया था। तो अगर कोई एक पर्सन इंडियन की शिप का क्रू मेंबर है और वो इंडिया छोड़ के बाहर गया है। तीसरा, वो इंडिया का सिटीजन या फिर उसके साथ में इंडिया का सिटीजन ना भी हो, लेकिन अगर वो पर्सन है इंडिया का ओरिजिन का, वो इंगेज है आउटसाइड इंडिया किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, और वो इंडिया में विजिट किया है घूमने के लिए किसी और पर्पस के लिए, और उसकी जो टोटल इनकम है
बाहर की इनकम को छोड़ के, मतलब टोटल इनकम इंडिया से वो अप टू 15 लाख है पर एनम पिछले ईयर में, ठीक है। तो इस केसेस में हम वो एडिशनल कंडीशन नहीं देखेंगे और हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है और साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। और अब एक चीज आपके दिमाग में और आएगी कि सर हो सकता है कि वो बंदा जिसकी एग्जैक्टली 180 दिन ही रहा हो, मतलब 182 दिन ही एग्जैक्टली रहा हो इंडिया के अंदर, तो वो जिस दिन आया था और इंडिया में और जिस दिन इंडिया से बाहर गया था उस दिन का हम क्या ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर हम उनको इंक्लूड कर लेंगे 182 दिन में तो वो 182 दिन से ज्यादा हो गया तो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। लेकिन अगर सॉरी 180 दिन मान लेते हैं, चलो ठीक है, अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया का रेजिडेंट बन गया, और अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो नॉन रेजिडेंट। तो उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन आया, वो एक कहता है कि द डे ऑन विच ही एंटर्स इंडिया एज वेल एज द डे ऑन विच ही लीव्स इंडिया, मतलब जिस दिन वो इंडिया में आया और इंडिया छोड़ के गया, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एज ए स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, वो दिन भी उसके इंडिया के स्टे के अंदर ही कैलकुलेट किए जाएंगे। हो सकता है वो शाम को इंडिया में आया हो लेकिन पूरा दिन ही इंडिया का स्टे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर अभी आपने ये इंडियन ओरिजिन की बात करी थी, इंडियन ओरिजिन क्या है, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन विद इंडियन ओरिजिन वो है जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न थे अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब इंडिया का पार्टीशन होने से पहले या फिर हो सकता है उसके बाद भी उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋषि सुनक, ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल क्लास में आपको दे दिया था, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने और क्या पढ़ा था, हमने कुछ कंडीशन और देखी थी कि जो पर्सन इंडिया का इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम मोर देन 15 लाख, कि मान लीजिए हमने अप टू 15 लाख को तो यहाँ पर एग्जाम्पशन दे दी थी कि जिस बंदे की इनकम अप टू 15 लाख है वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेकंड बेसिक कंडीशन से। लेकिन हो सकता है सर वो इंडिया का सिटीजन है और पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, लेकिन वो 15 लाख की लिमिट उसकी एक्सीड कर गई है, तो क्या हम उसके साथ नाइंसाफी कर देंगे? वो हमारा बंदा है, हमारा भाई है, हमारे इंडिया के ओरिजिन का है, तो हम क्या हम उसके साथ नाइंसाफी कर सकते हैं? नहीं, हम उसके साथ में सर नाइंसाफी कभी नहीं करेंगे, हम अपने भाइयों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो हमने उनको थोड़ी और छूट प्रोवाइड कर दी थी। हमने क्या छूट प्रोवाइड करी थी? हमने उनको कहा जहां हम ऊपर 60 डेज पढ़ते हुए आ रहे हैं, एडिशनल कंडीशन के अंदर 60 डेज हम जो पढ़ते आ रहे हैं, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली, ये जो हम 60 डेज पढ़ते आ रहे हैं बेसिक कंडीशन के अंदर, हमने इसको रिप्लेस करके 120 दिन कर दिया है, ठीक है। उनको हमने ये छूट प्रोवाइड कर दी है कि 120 दिन कर दिया गया है 60 डेज को रिप्लेस करके। इफ स्टे इन इंडिया 120 दिन और मोर बट लेस देन 180 डेज इन अ करंट प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ये तो सेम रख दी हमने 365 डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर, लेकिन 60 को बदल के 120 दिन कर दिया गया है, ठीक। अगर ऐसा हो जाता है और वो इस कंडीशन को फुलफिल कर जाता है तो सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई पर्सन 60 दिन से को माफी करके हमने 120 दिन कंडीशन कर दी थी, तो अगर वो बंदा स्टे इन इंडिया है 120 दिन से ज्यादा, लेकिन 182 दिन से तो कम ही है, ठीक है, और 365 दिन या उससे ज्यादा है पिछले 4 सालों में, तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे और साथ में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। हम उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी नहीं देंगे, हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे और उस पर ये एडिशनल कंडीशन जो है हम अप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमने और क्या देखा था कल की क्लास में, ठीक, हमने और क्या चीज चेक करी थी, हमने एक चीज देखी थी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, वो इनकम जो अक्रू और अराइज हुई थी इंडिया के बाहर, लेकिन उसके अंदर वो इनकम बिल्कुल भी नहीं आएगी जो किसी ऐसे बिजनेस से कमाई गई है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के अंदर बैठकर, ठीक है। अब इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का, मतलब जो शिप बाहर या तो इंडिया से बाहर जा रही है या बाहर से इंडिया आ रही है, तो वो दिन जब वो सीडीसी सर्टिफिकेट में साइन करेगा कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, मतलब ज्वाइनिंग कर रहा है शिप पे और शिप से रिटायर ले रहा है कि मैं शिप को छोड़ के वापस इंडिया में आ चुका हूँ, तो ये जो पीरियड है जो ज्वाइनिंग से लेके रिटायरमेंट तक का, ये उसका इंडिया के बाहर ही काउंट किया जाएगा, इंडिया के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 6(1)(a) जो कि बात करता था डीम रेजिडेंट का, मतलब कुछ ऐसे पर्सन जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है एज पर अबव सेक्शन 6(1) बट हम उनको इंडिया के रेजिडेंट मान लेंगे। तो सर ऐसे कौन से पर्सन है जिनको हम इंडिया के रेजिडेंट मान लेंगे और आखिर हम क्यों मान रहे हैं उनको इंडिया के रेजिडेंट? तो सर हम उनको इंडिया के रेजिडेंट इसलिए मान रहे हैं
क्योंकि वो जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर इनकम कमा रहे हैं 1 लाख से ज्यादा और इंडिया के बाहर से भी इनकम कमा रहे हैं, बट वो इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उन पर टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए हम उनको इंडिया के रेजिडेंट मान लेंगे एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उन पे टैक्सेबल हम कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने का यहाँ पर एक बात, यहाँ पर 1 लाख की हमें लिमिट प्रोवाइड की गई है। अगर उनकी इनकम इंडिया के अंदर 1 लाख से कम है तो फिर हम उनको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, अब 1 लाख से कम ही तो कमा रहे हैं, इतना तो चलता है। अब बाहर आप टैक्स नहीं दे रहे तो बाहर की गवर्नमेंट जाने, बट हमारे यहाँ से भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं कमा रहे हैं तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट नहीं मानेंगे और आपसे इंडिया की इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, और बाहर के इनकम पे भी हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो इनकम 1 लाख से एक्सेड कर जाती है तो हम उनको रेजिडेंट मान लेंगे और इंडिया की इनकम पे जो टैक्स लेंगे लेंगे, साथ में फॉरेन की इनकम पे भी टैक्स ले लेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो हमने कहा था जो भी एचयूएफ जिसका कोई भी मैनेजमेंट का काम थोड़ा सा भी या पूरी तरीके से इंडिया के अंदर हो रहा है तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे, और कुछ भी काम इंडिया के अंदर नहीं हो रहा, सारा इंडिया के बाहर हो रहा है, सारा मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया के बाहर हो रहा है, तो हम उसको नॉन रेजिडेंट कह देंगे। लेकिन जब बात आती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की को चेक करने का, तो हम उसके लिए जो एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6(6) में पढ़ी थी उसमें हम कर्ता के डेज को काउंट करेंगे, ठीक। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपी और बीओआई, तो वो भी सेम टू सेम एचयूएफ की तरह ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब उसमें भी यही है कि अगर उसका कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स थोड़ा सा पार्शियली या पूरी तरीके से इंडिया के अंदर हो रहा है तो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी पार्ट इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है तो इंडिया का नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक। फिर हमने उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी पढ़ा था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी अंदर से पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहली बात ये देखी थी कि अगर कोई भी कंपनी इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो ऑलवेज इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। लेकिन कोई अदर कंपनी है इंडियन कंपनी को छोड़ के, मीन्स कोई फॉरेन कंपनी है, तो इंडिया की रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर आ जाए। तो पोएम क्या होता है? पोएम वो प्लेस है जहां पर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन किसी भी कंपनी के लिए जाते हैं। लेकिन ये पोएम को डिटर्मिनेशन करने की जो हमारी कंडीशन है इसको तभी हम अप्लीकेबल करेंगे जब आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, क्योंकि अगर 50 करोड़ तक की जो टर्नओवर की कंपनीज हैं उसको एक सर्कुलर के तहत एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। तो सर हम पोएम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पोएम को कैलकुलेट करने के दो तरीके थे, मतलब दो कंडीशन है जिससे हम पोएम को कैलकुलेट करेंगे। पोएम कैलकुलेट करते समय हम दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब कहेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपका पोएम इंडिया के अंदर है, तब हम ये कहेंगे पोएम इंडिया के बाहर है और हमें उस कंपनी को रेजिडेंट बनाना ही नहीं है, हमें कुछ और देखना ही नहीं है। तो दो कंडीशन क्या है? पहली, एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए, दूसरा उसकी जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग है वो इंडिया के बाहर होनी चाहिए। अब सर आप बोलेंगे एबीआई टेस्ट क्या है? तो एबीआई टेस्ट का मतलब है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, जिसको देखने की हमने 4 कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन थी कि उसकी टोटल इनकम में से जो उसकी पैसिव इनकम है वो अप टू 50% होनी चाहिए। तो आपने कहा था सर पैसिव इनकम क्या है? तो पैसिव इनकम वो है या तो उसकी कोई सब्सिडी एसोसिएट या कोई भी और तरह की एंटिटी जो उसकी एसोसिएट एंटिटी है वो अगर कोई सेल परचेज अपनी जनरल ट्रांजेक्शन से कोई पैसा कमा रही है तो वो भी हमारी इस कंपनी के लिए एक्टिव इनकम नहीं है, पैसिव इनकम मानी जाएगी। दूसरी, कोई भी रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, टैक्स, रेंटल इनकम, इतने तरह की जो इनकम है ये भी हमारी पैसिव इनकम मानी जाएगी। तो एबीआई टेस्ट की पहली कंडीशन हमने देखी थी पैसिव इनकम जो थी अप टू 50% होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखी थी उस कंपनी के टोटल एसेट्स का लेस देन 50% इंडिया में सिचुएशन होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि उसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लेस देन 50% ऑफ एम्प्लॉइज इंडिया के अंदर सिचुएटेड होने चाहिए और इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। और चौथी कंडीशन देखी थी कि जो अपन ने अभी जो तीसरी कंडीशन में 50% एम्प्लॉय देखे हैं उनका जो पेरोल एक्सपेंस है वो ओवरऑल पेरोल एक्सपेंस के 50% तक ही होना चाहिए। क्यों ये कंडीशन क्यों मानी गई? ये कंडीशन इसलिए इंट्रोड्यूस की गई कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है इसके अंदर 100 एम्प्लॉइज है, 100 में से एक सीईओ और सीएफओ जिनकी सैलरी और एम्प्लॉइज के मुकाबले 50% आ रही है, मतलब 2 लोगों की सैलरी बाकी बचे हुए 98 लोगों की सैलरी के बराबर है। वो 2 लोग इंडिया में डिप्लॉय कर रखे हैं और बाकी लोग इंडिया से बाहर हैं। तो आप तो कहेंगे सर लेस देन 50% ऑफ द एम्प्लॉय इंडिया के अंदर डिपोर्ट है तो उसको एबीआई टेस्ट फुलफिल मान लिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी आप ये तो देखिए कि सैलरी का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है। तो 50% जो मेजोरिटी सैलरी है वो तो इंडिया से जा रही है, मान लीजिए 50% से तो ज्यादा है, तो मेजोरिटी तो इंडिया के अंदर से जा रही है, बाकी बची बाहर से, तो एबीआई टेस्ट फुलफिल इस कंडीशन में हमारा नहीं होगा। ठीक, तो एबीआई टेस्ट की हमने 4 कंडीशन देख ली। तो हमने क्या कहा कि किसी भी कंपनी का हम मान लेंगे कि पोएम इंडिया के अंदर है ही नहीं, वो कब? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली, एबीआई टेस्ट हमारा फुलफिल होता है। दूसरा, उस कंपनी की मेजोरिटी ऑफ द मीटिंग आउटसाइड इंडिया होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी। इनकम क्या होता है? तो इनकम आपको पता ही है, किसी भी
टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है, लेकिन हम डेफिनेशन में बाद में आते हैं, पहले हम दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि सर हमने कह दिया कोई अदर कंपनीज का एबीओ टेस्ट फुलफिल हुआ नहीं है, और जो मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग है वो भी इंडिया के बाहर ही हो रही है, मतलब इंडिया के अंदर हो रही है। मतलब आपने ये कह दिया कि उसका जो हमने ऊपर पोएम है वो पोएम उसका इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया के बाहर नहीं आ रहा। ऊपर की कंडीशन में चेक करी थी कि पोएम इंडिया के बाहर आ रहा है, लेकिन वो कंडीशन फेल हो गई, मतलब पोएम इंडिया के हो सकता है इंडिया के अंदर आ रहा है। तो उसके अंदर भी हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि पोएम इंडिया के अंदर है, उसके अंदर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे। पहला स्टेप ये था कि हम जानेंगे उस कंपनी के जो उन पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे जो उसके की डिसीजन को ले रहे हैं। हमने एक बार उन पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे वो किस प्लेस से बैठकर डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो इंडिया के अंदर बैठकर डिसीजन ले रहे हैं तब हम कहेंगे कि उस कंपनी का पोएम जो है वो इंडिया के अंदर है। लेकिन अगर वो डिसीजन इंडिया के बाहर बैठ कर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ये कह देंगे कि पोएम इंडिया के बाहर है, वो कंपनी हमारी रेजिडेंट नहीं है। अब हम फिर से उस डेफिनेशन पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। डेफिनेशन में हमने पहले देख ली थी कि पैसिव इनकम की देख ली। पैसिव इनकम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी इनकम क्या होती है, किसी भी टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, किसी भी कंट्री के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट की जाती है वो आपकी इनकम होती है। फिर हम वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे। वैल्यू ऑफ एसेट में 2 तरह के एसेट होते हैं, एक तो डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हमेशा जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर डब्ल्यू ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट फुलफिल किया जाता है, उसके अंदर डब्ल्यूडीवी देखी जाती है। तो किसी भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर एसेट जो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो उसमें हम बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट की जो वैल्यू है, वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, वही हम कैलकुलेट कंसिडर कर लेंगे। अब तीसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में हम कौन से एम्प्लॉइज लेंगे, सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं साल में बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, लेकिन हम कौन से वाले एम्प्लॉइज को लेके चलेंगे हमारी कैलकुलेशन के लिए। तो सर हम उसके अंदर लेके चलेंगे कि जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज हम लेके चलेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डायरेक्टली पेरोल पे जो एम्प्लॉयज है वो भी आएंगे, साथ में कुछ हो सकते हैं एम्प्लॉयज जिसको कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है वो एम्प्लॉयज भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब सर बात करते हैं पेरोल। पेरोल क्या होता है, तो पेरोल है कंपनी किसी एम्प्लॉयज पे जो भी खर्चा कर रही है वो उसके पेरोल में आ जाएगा। आप उसको सैलरी दे रहे हैं, वेज दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, आप उसको किसी भी तरह का गिफ्ट दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं, आप किसी भी तरह का उसको कोई भी तरह का आप किसी भी तरीके से एम्प्लॉय पे जो खर्चा कर रहे हैं वो आपके पेरोल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और हम एक चीज के अंदर और पढ़ते हैं, नोट्स अकाउंट में हम देखते हैं कि सर हो सकता है किसी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पावर्स किसी और को देके बैठे हुए हैं। तो हम उस केस में जिन बंदों के पास वो पावर एक्चुअली है उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंट देखेंगे, वो देखेंगे वो लोग कहां से बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोएम को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी जो होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कोई जनरल प्रैक्टिस, जनरल पॉलिसी, जनरल एसओपी फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि उसके डिसीजन कोई और ले रहा है। उस केस में डिसीजन वही लोग ले रहे हैं, बस वो केवल पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब सर एबीआई टेस्ट जो कंडीशन थी कि जो हम एबीआई टेस्ट देखते हैं तो उसके अंदर हम एबीआई जो टेस्ट का जो डाटा लेते हैं वो प्रीवियस 2 सालों का लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट किसी कंपनी जो इसी साल इंकॉर्पोरेट हुई है या लास्ट साल इंकॉर्पोरेट हुई है, तो उसमें तो 2 साल है नहीं, तो सर जितने साल हैं आप उतने ले लीजिए, हम आपको कोई भी मना नहीं कर रहे हैं। और अदर कंडीशन हम देख चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि पोएम से रिगार्डिंग कुछ चीज देखी थी कि अगर बोर्ड अगर एग्जीक्यूट कर अपनी पावर्स तो जो डिसीजन ले रहे हैं मेंबर उन्हीं का रेजिडेंस देख लेंगे, वो कहां से ले रहे हैं वो देख लेंगे। अगर डेलीगेट कर दिए पावर सीनियर मैनेजमेंट को तो सीनियर मैनेजमेंट का देख लेंगे कहां से लेके बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। अगर कोई उन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी है तो हम उस कमेटी का देख लेंगे। हो सकता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग ले रहे हैं तो जहां पर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के स्टाफ जहां पर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो हम वो लोकेशन मान लेंगे पोएम के अकॉर्डिंग, पोएम के अंदर, ठीक है। वो हो सकता है वो सर्कुलर से या रूबिंग वोटिंग से अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो लोकेशन पर्सन जहां पर अथॉरिटी जहां पर बेसिकली बैठकर डिसीजन ले रही है हम वो कंसीडर कर लेंगे। और ऐसे ही करके हमने कुछ और कंडीशन देखी थी कि डिसेंट्रलाइज कंपनी है कि अगर कंपनी की मल्टीपल लोकेशन है तो जहां पर सीनियर मैनेजर बैठे हैं वो कंडीशन हम ले लेंगे। और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पोएम की गाइडलाइंस है ये 50 करोड़ से नीचे की कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। तो ये हमारी कल की क्लास का रिविजन हो गया है। तो कितना टाइम लगा है हमें कल की क्लास में, तो सर 20 मिनट हो चुके हैं हमें कल की क्लास रिविजन करने में। तो मैं भी आपकी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, जब तक आप भी एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 115 JH, जो कि बात करता है ट्रांजिशन मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन कंपनी। तो सर आप बोलेंगे सर ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म है क्या और उसकी जरूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों। तो आप मेरी बात समझना कि हमें ट्रांजिशन मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि कोई मान लो स्टीफन इनकॉर्पोरेशन है जो कि आपकी
यूएसए की कंपनी है, ठीक है। ये यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मान लीजिए सन 2000 के अंदर यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये ऑलवेज रेजिडेंट थी यूएसए की, मतलब ये हमेशा से यूएसए की रेजिडेंट रही है कंपनी, ठीक है। इसका इंडिया से कोई भी रिश्ता नहीं है, मतलब ये कभी भी इंडिया के अंदर रेजिडेंट बनी ही नहीं, मतलब ये कई बार इनका ऑपरेशन इंडिया के अंदर थे, मान लीजिए दिल्ली के अंदर इसका एक ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसका ब्रांच ऑफिस है जो कि इसने सन 2018 में ओपन किया मान लीजिए, लेकिन इस ब्रांच ऑफिस के अंदर इसकी कोई मेजर ट्रांजैक्शन हो नहीं रही थी, और जो सारे डिसीजन थे वो इंडिया से बाहर बैठ के लिए जा रहे थे। तो इसका जो पोएम था ऑलवेज आउटसाइड इंडिया, पोएम सर इसका इंडिया के बाहर ही आ रहा था, कभी भी इसका पोएम इंडिया के अंदर आया ही नहीं। एक मिनट लीजिएगा, हाँ, तो मैं कह रहा था इसका जो पोएम है वो कभी भी इंडिया के अंदर नहीं आया था, लेकिन करंट ईयर में क्या हुआ, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर था, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, प्रीवियस टेस्ट में क्या हुआ कि इसका जो पोएम था वो इंडिया के अंदर आ गया, ठीक है। अब वो पोएम इंडिया के अंदर आ गया तो ये जो कंपनी है ये इंडियन रेजिडेंट बन गई, इंडियन रेजिडेंट। अब आप सब जानते हैं कि अगर कोई कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाती है तो उसकी टोटल वर्ल्ड की इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो आपकी जो निर्मला दीदी हैं, दीदी, वो बोलेंगी दो दो, क्या दो, हमें टैक्स दो, कि भैया हमें तो टैक्स चाहिए, आप प्रेसिडेंट बन गए, अब हम नहीं जानते, आपको पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स इंडिया के अंदर देना पड़ेगा। अब जब आप इंडिया के अंदर टैक्स देंगे तो वो कंपनी बोलेगी सर एक बात, और ये तो नाइंसाफी हो गई कि हमारे कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़े थे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़े थे, ठीक है, हमारे कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े थे। तो सर अगर हम अपनी फॉरेन कंट्री के अंदर ही टैक्स देते तो वहां पर हमें अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो था उसका क्लेम मिल जाता, हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस थे जो कि हम 8 साल तक सेट ऑफ करते हैं, तो वो हमें मिल जाता। तो सर आप तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी कर गए कि हम तो सेट ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको एक ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको यहाँ पर सेट ऑफ कर पाएंगे, अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को भी यहाँ पर सेट ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने जाना ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म की जरूरत हमें क्यों पड़ी आखिर, तो यही बात करता है कि अगर, लेकिन क्या बात कर रहा है कि ये ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म हैज बीन प्रोवाइडेड, ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड किया गया फॉर अ कंपनी, उन कंपनियों को जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी, ठीक है, विच हैव नॉट बीन असेस्ड टैक्स इन इंडिया अर्लियर, मतलब आज से पहले उसने इंडिया में कभी भी टैक्स नहीं दिया है, कभी भी टैक्स इंडिया के अंदर कैलकुलेट नहीं किया है। अगर आज से पहले वो इंडिया की कभी रेजिडेंट बनी है, पास्ट में कभी भी बनी है, तो उसके ऊपर ये ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम इंडिया की रेजिडेंट बनी है, बिकम रेजिडेंट इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यू टू पोएम, अगर वो पोएम की वजह से इंडिया की रेजिडेंट फर्स्ट टाइम बनी है तो उसके ऊपर ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिशन मैकेनिज्म उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नोटिफिकेशन निकाली थी 29/2018 22 जून 2018 को, जिसके अंदर, और ये नोटिफिकेशन जो है वो अप्लीकेबल हुई थी हमारी 1 अप्रैल 2017। तो क्या सर हमें ये डेट और नोटिफिकेशन नंबर वगैरह याद करने, जी नहीं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है, आप अगर ओपन बुक पेपर एसपीएम के लिए मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो एक बार इसको ध्यान में रख लेना मोटा मोटी, ताकि अगर एमसीक्यू में बाई चांस आ जाते हैं तो आप उसको टिक कर सके, ठीक है। तो 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आई थी। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग व्हेन अ फॉरेन कंपनी बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाती है फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ पोएम की वजह से, तो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट हमको दे दी जाएगी। तो ये किस बारे में बात करता है, इनकम कैलकुलेट के बारे में, कि हाउ इट्स इनकम इज कैलकुलेटेड बाय चार्ज, कि उसकी इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो क्या कैसे ट्रीट होंगे, उसके जो पिछले कोई लॉसेस पड़े हैं हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस की कुछ बातें करेंगे कि कैसे टैक्स प्रिवेंट किया गया, और टैक्स कलेक्शन की कुछ बातें ये इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई थी, ठीक है। दिस एडजस्टमेंट हेल्प इज द ट्रांजेक्शन फॉर कंपनी ड्यूरिंग द इट्स इनिशियल ईयर ऑफ रेजिडेंसी, ये जो एडजस्टमेंट है ये हेल्प करती है कि उसकी जो ट्रांजेक्शन है उस कंपनी की वो थोड़ी ईजी हो जाए, मतलब उसको कुछ रिलीफ उस कंपनी को प्रोवाइड कर दिया जाए,
क्योंकि हमने कह दिया कि तुम आके हमारे रेजिडेंट बन गए तो आके टैक्स दे दो। तो ये कहीं ना कहीं उस कंपनी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्या तुम एकदम से टैक्स मांगने लग गए? पुराने हमारे लॉसेस पड़े हैं, मैं तो उस कंट्री जहां पहले मैं रेजिडेंट था वहां पर हम टैक्स दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे प्रीवियस बहुत सारे लॉस थे, हम तो उसी से काम चलाते आ रहे थे। तो तुम तो हमारे पास अभी भी लॉस ही है और तुम हमसे टैक्स मांग रहे हो, तो ये तो नाइंसाफी हो गई। तो हम उन्हें कुछ राहत दे रहे हैं सेक्शन के अंदर। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का, कि हम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हो सकता है ना कि वो जो कंपनी है उसके पास ब्लॉक ऑफ असेट भी पड़ा हो, तो अब उस असेट की वैल्यू हम कैसे इंडिया में कैलकुलेट करेंगे? ऐसे तो है नहीं जो आपने जिस वैल्यू पे एसेट को खरीदा होगा ना, हमने सीधा कह दिया भैया उसी वैल्यू पे आप इंडिया के अंदर ले आओ और हमें उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो। नहीं, हम उसको जियो भी नहीं कर सकते। तो हमें कुछ तो उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी रखनी पड़ेगी ना असेट्स की, क्योंकि हम इंडिया के अंदर डब्ल्यूडीवी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हम इंडिया के अंदर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम अपना असेट्स का अकाउंट बनाते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डब्ल्यूडीवी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए चलते हैं। ब्लॉक ऑफ असेट्स हम फॉलो करते हैं, कि आप अपने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि कैसे ये डब्ल्यूडीवी का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक्स वाई जी करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब यूएसए की इनकॉर्पोरेशन कोई कंपनी है एक्स वाई जी। हमने अभी स्टीफन का जो एग्जाम्पल लिया था हमारे नोट्स में, कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने? स्टीफन, स्टीफन इनकॉर्पोरेशन। आप ये भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमारी एक्सवाईजी की स्टीफन इनकॉर्पोरेशन है, वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि जो एक्सवाईजी स्टीफन है, क्या वो यूएसए के अंदर पहले टैक्स भरती थी पिछले सालों में? भरना ना भरना कोई मतलब नहीं है, मतलब एसेस करती थी, कैलकुलेट करती थी, क्या वो टैक्सेबल थी, लाइबल थी? तो आप कहेंगे सर नो, और सर कहेंगे यस, कुछ भी हो सकता है, हाँ और ना। तो अगर वो वहां पर टैक्स भरती थी तो उस केस में क्या होगा कि वेदर डेप्रिसिएशन कंसीडर फॉर टैक्सेबिलिटी इन इंडिया। पहली चीज आपने देख ली कि वो वहां पर टैक्स भरती थी या नहीं भरती थी। आपका जवाब था सर जी भरती थी। तो अगर आप वहां टैक्स भरते थे तो हम दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या वहां पर टैक्स की कैलकुलेशन करते समय आप क्या डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते थे? तो आपने कहा जी सर करते थे, हम डेप्रिसिएशन को जरूर कंसीडर करते थे। तो हम कहेंगे भैया अगर आप वहां पर डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते थे तो वहां की आपकी जो भी डब्ल्यूडीवी थी आप उसको एग्जैक्टली उठा के ले आइए। ठीक है, हम उस डब्ल्यूडीवी को मान लेंगे और हम उसी के ऊपर अपना इंडिया के अंदर टैक्सेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आप सर कहते हैं नहीं, हम तो वहां पर टैक्स अज्यूम असेस करते ही नहीं थे, मतलब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते ही नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा वहां से कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो हम मान लेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि अगर वहां पर डेप्रिसिएशन होता इनिशियली तो कैसे होता, और हम उसी को मतलब अजम्पशन बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो डब्ल्यूडीवी आएगी हम उस डब्ल्यूडीवी को मान के हमारी फर्दर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो सवाल था कि अगर आप वहां पर असेस करते थे टैक्स यूएसए के अंदर, लेकिन मान लीजिए आप यूएसए के अंदर टैक्स असेस करते ही नहीं थे, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि आप वहां पर टैक्स असेस करते नहीं थे, तो हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि वेदर डेप्रिसिएशन कंसीडर, कि वहां पर डेप्रिसिएशन वगैरह कंसीडर होता था? तो बोलेंगे सर जब टैक्स असेस नहीं करते थे तो डेप्रिसिएशन का काम तो बनता ही नहीं है, तो बोलेंगे नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो ये कंडीशन तो नॉट अप्लीकेबल हो गई। तो उस केस में क्या होगा? अब इंडिया के अंदर तो डब्ल्यूडीवी लेना बहुत जरूरी हो गया। ठीक, तो हम ये कहेंगे चलो ठीक है, वहां की टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से आप अकाउंट्स नहीं बनाते होंगे, टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से आप एसेट अकाउंट नहीं बनाते होंगे, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ तो आप एसेट अकाउंट बना रहे होंगे, अपने एसेट्स की कुछ तो वैल्यू दिखा रहे होंगे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का फंड है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है। और ये एक लॉजिकल चीज है कि आप अगर आज कोई एसेट खरीद के लाते हैं तो आज से आने वाले 5 सालों बाद उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी आएगी, क्योंकि वो रफ एंड टफ हुई है, यूज हुई है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में, तो उसकी वैल्यू तो गिरेगी गिरेगी, तो आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे कि आप फॉरन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे उस बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डब्ल्यूडीवी थी आप उसको कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो हम उसी को कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो हमने ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म में पहला टॉपिक पढ़ लिया जो कि बात करता था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के मतलब डब्ल्यूडीवी के बारे में। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में, जो लॉसेस हैं और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो सर आप कहेंगे कि भैया हम तो स्टार्टअप थे, ठीक है, हम जो लॉस ही करते हुए आ रहे थे स्टार्टिंग से, लेकिन अब जाके कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आए हैं। तो सर हम तो अब प्रॉफिट में आए हैं और हम तो वहां पर कोई टैक्स दे नहीं रहे थे, क्योंकि हम जो लॉस थे और अनअब्जॉर्ब हमारे डेप्रिसिएशन थे, हम तो भैया उसी को फॉरवर्ड करते हुए आ रहे थे। तो अब क्या करें? तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो सबसे पहला हम सवाल पूछेंगे उनसे, क्या कि आप यूएसए के अंदर टैक्स असेस करते थे? तो जो हम वो डब्ल्यूडीवी के अंदर पूछे थे सेम सवाल आ गया कि आप यूएसए में टैक्स असेस करते थे? तो आपने कहा जी सर हम करते थे, बिल्कुल करते थे, क्यों नहीं करेंगे, वहां पर टैक्सेबल थे हमारे लिए, मतलब भले ही हम टैक्स नहीं दे रहे थे लेकिन असेस तो करते थे। तो हम कहेंगे ठीक है, तो आपके जो भी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यूएसए के टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जो आपके रिमेनिंग है,
आप उनको कंसिडर कर लीजिए और उसी को आगे बोल फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन कहेंगे सर नहीं, हम तो वहां पर पूछा कर ही नहीं रहे थे, एक्सरसाइज करते ही नहीं थे। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी आपका पड़ा हुआ है हम उसी को मान लेंगे। तो हम इसको एक बार एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, जो हमने ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले डेट ओपनिंग WDV का, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए आपके असेट्स हैं, असेट्स के अंदर मान लीजिए आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, वो है 100 करोड़ की, ठीक है। आपकी फर्नीचर है 50 करोड़ के, और आपकी मशीनरी है ये भी है 50 करोड़ की, ठीक है। ये आपकी है, मान लीजिए फेयर वैल्यू है, मतलब फेयर वैल्यू नहीं कर सकते आपकी, ये परचेज वैल्यू है, ठीक है, परचेज वैल्यू है। तो आप कहेंगे इसकी कुछ WDV होगी, तो जी सर है, WDV यहाँ 10 करोड़ बची है, यहाँ 5 करोड़ बची है, यहाँ 5 करोड़ बची है। हमारे वहां के टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स देते थे और वहां के अकॉर्डिंग हमारी WDV बच रही है। तो हम कहेंगे ठीक है सर, फिर हम इसी जो 20 करोड़ की WDV है इसी को हम कंसिडर कर लेंगे। तो ठीक है, हम जो है आपकी ये जो WDV है इसी को कंसिडर कर लेंगे जो टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपका केस सेकंड केस आ रहा है, फर्स्ट केस तो आपका ये बन गया, ठीक। एक सेकंड दीजिएगा, पेज ऐड कर लूं मैं। फर्स्ट केस ये बन गया, लेकिन आपका सेकंड केस क्या है सर आपके, एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 100 करोड़, मशीनरी 50 करोड़। तो सर आप ठीक है मान लिया, तो आप डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। आपने बोला चलो ठीक है हम मान लिया, लेकिन हम डेप्रिसिएशन मान के चलते हैं। तो रेट लेते हैं हम 10% की, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें हो गए हैं 5 साल, तो हम उसके हिसाब से ब्लॉक ऑफ एसेट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो माइनस यहाँ पर मान लीजिए रेट का कौन बनाते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग का लगा रहे हैं मान लो 10%, यहाँ 5%, यहाँ भी 5%, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आया आपका कितना 59.049। मेरा पेन नहीं काम कर रहा थोड़ा सा, और ये आ गया 38.690, 38.690, और हम इसको 50 मान लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, तो टोटल हम कर रहे थे, टोटल कितना था 59.15 था क्या, 15 प्लस 38.690 प्लस 38.690, तो 136 कैसे आ गया, हाँ 136.53, तो ये आपका आ गया। तो हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, केस 3, अगर केस 3 मान लेते हैं कि आप जो है वहां पर टैक्स दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। केस 3 हमने क्या माना, कहाँ गया हमारा बुक, हमारी बुक यार, केस 3 था कि वहां पर टैक्स आप कैलकुलेट कर ही नहीं है, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए। तो मान लीजिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट में WDV मान रहे का लेके चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग भी इतना ही आ रहा है, आप WDV से कैलकुलेट कर रहे थे, और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स लेके चल रहे हैं। तो मान लीजिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स नहीं रहे, लेकिन आपके पास एक ही लैंड एंड बिल्डिंग है, एक ही फर्नीचर है, एक ही मशीनरी है, तो आप इतना ही आ रहा है वहां भी आपका, तो आप ये लेके चल लेंगे। तो ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया। और ऐसे ही हमारा बोथ फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, ठीक है। अब क्या है, सच ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड एज लॉस। अब हम एक चीज और लेके चलेंगे नोट्स में कि जो भी हमारे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ये एक तरह से हम लॉस ही मान के इनको चलते हैं, ठीक है। और जो आपके लॉस हैं ये कैरी फॉरवर्ड होंगे रिमेनिंग पीरियड के लिए केवल, ऐसे नहीं है कि आपको फ्रेश 8 ईयर मिल जाएंगे, नहीं, आपके जो बचे हुए ईयर्स होंगे वहां के टैक्स अकॉर्डिंग के अंदर, कि आप कुछ सालों का तो ले चुके होंगे, जो बचे हुए रिमेनिंग पीरियड्स हैं उसी के अंदर
इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 2018 के अंदर के लॉस हुए थे, ठीक, आपको 8 साल मिलते हैं, 8 ईयर्स मिलते हैं, तो आपने 2019 में ले लिया, 2020 में ले लिया, 20 में ले लिया, 23 में ले, ये क्या हो रहा है, 2021, 2022, 2023, ऐसे लेते हैं, 18 19, 19 20, 20 21, 21 22, 22 23 और 23 से चल ही रहा है, तो 1 2 3 4 साल का आप ले चुके हैं, तो रिमेनिंग आपको 4 सालों के लिए ही अलाउड होगा, आपको फ्रेश 8 ईयर्स नहीं मिलेंगे, आपको रिमेनिंग जो आपके 4 साल है, आपने इन 4 सालों में तो फॉरेन कंट्री में यूएसए के अंदर आपने ऑलरेडी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का आप सेट ऑफ कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग आपको 4 साल है वहीं आप सेट ऑफ कर पाएंगे, आपको फ्रेश 8 ईयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहा है, जो लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके जो हैं वो आप सेट ऑफ उसी इनकम के तहत कर सकते हैं जो इनकम आपने इंडिया के अंदर टैक्सेबल हुई है, मतलब कोई इनकम जो आपकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल हुई है पोएम की वजह से, आप उसी पे उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कोई और इनकम जो आपकी इंडिया में टैक्सेबल बिना पोएम के भी है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई स्टीफन है, स्टीफन इनकॉर्पोरेशन, वो इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रही है, तो उसका जो रेंट है, ठीक है, वो 100 करोड़ है, ठीक, और पोएम की वजह से उसकी वर्ल्ड इनकम जो है वो 500 करोड़ जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो चुकी है, और उसके अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो मान लीजिए 600 करोड़ है, तो आप कहेंगे सर तो ये तो 600 करोड़ के साथ सेट ऑफ हो गए, तो हम तो टैक्स देंगे नहीं, हम तो टैक्स देंगे 0, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या है, जो 500 करोड़ है जो आपकी पोएम की वजह से टैक्सेबल हुई है इंडिया के अंदर, इस पे तो 600 करोड़ आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, लेकिन जो रेंट आप पोएम की वजह से रेजिडेंट हैं या नहीं है, ये तो सोर्स बेस्ड इनकम है, तो आपको तो इस पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, इस पे हम आपको कोई भी छूट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यही ये बात कर रहा है कि losses and unabsorbed depreciation foreign company के shall be allowed to set off only against income which is taxable in India due to becoming resident due to poem, कि पोएम की वजह से अगर आप रेजिडेंट बने हैं और उसकी वजह से जो इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, आप उसी के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी इनकम के लिए आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। इफ अ फॉरेन टैक्स और लीगल अथॉरिटी चेंजेस द, हाँ, और दूसरी बात क्या है कि अगर मान ले आपके जो लॉसेस है ब्रॉड फॉरवर्ड वो कैरी फॉरवर्ड जो भी आपका डेप्रिसिएशन है उसमें ओरिजिनल बैलेंस के अंदर कोई भी चेंजेस आ चुके हैं, मान लीजिए आपने कंप्यूटेशन गलत करी हो या फिर आपको कोई डिडक्शन मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, अब मिल गई है, ऐसा कुछ हुआ है और आपको वो अमाउंट है वो चेंज हो गया है, तो उस केसेस में हम जो ये सेट ऑफ जो अमाउंट ईयर वाइज ईयर कर रहे हैं, हम इसको भी अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक। तो यही बात ही हमारा पैराग्राफ कह रहा है। और अगर कोई डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है कंपनी, लॉसेस और डेप्रिसिएशन है वो उसी के अकॉर्डिंग हम सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि मान लीजिए हम इंडिया में तो है 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, लेकिन फॉरेन में मान लीजिए जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, तो सर आप कहेंगे कि हम मान लीजिए 2023 के दिसंबर तक का वहां मतलब सेट ऑफ कर चुके हैं और इंडिया का अकाउंटिंग पीरियड हो रहा है 1 अप्रैल से स्टार्ट, तो जो बचे 3 महीने हैं हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें, तो इसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये हम आने वाले इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो चुका है, जब तक एक बार आप जो हमने पढ़ा है इसको आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए और आप कुछ चाहें तो नोटिंग करना चाहते हैं तो नोटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो हम कहाँ थे, हम बात करें पीरियड की कि पीरियड क्या होने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अब मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, कि आप वहां पर जो ईयर फॉलो कर रहे थे वो कर रहे थे आप जैन टू दिसंबर का, ठीक है, जैन टू दिसंबर का पीरियड फॉलो कर रहे थे यूएसए के अंदर, लेकिन इंडिया में आपका पीरियड आता है
अप्रैल टू मार्च का। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर आप इंडिया में आप वो बन चुके हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट बन चुके हैं पोएम के अकॉर्डिंग, तो आपको इंडिया के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है फॉरेन कंट्री, मतलब कोई भी बंदा अगर इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है तो उसको इंडिया के अंदर पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर ठीक है, मैं अप्रैल टू मार्च की बैलेंस शीट बना लेता हूँ, क्योंकि हम रेजिडेंट बन चुके हैं ना, तो अप्रैल टू मार्च में बन चुके हैं। मान लीजिए आप बने हैं 2023 के अंदर, रेजिडेंट बन चुके हैं अप्रैल टू मार्च 2023 जो आपका है, अप्रैल 23 से मार्च 24, इसके अंदर आप रेजिडेंट बन चुके हैं। तो अब अप्रैल 23 टू मार्च 24 के तो पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाएंगे ही बनाएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन और जैन टू दिसंबर की जो है, मतलब जैन 22 से सॉरी जैन 23 से दिसंबर 23, इसकी बैलेंस शीट आप यूएसए के अंदर बना चुके हैं, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो व्हाट अबाउट इन 3 महीने का, मतलब दिसंबर से, एक मिनट, जनवरी फरवरी मार्च, जो बचे जनवरी फरवरी मार्च 2023 है, आप इसका क्या करेंगे, आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो हम कहेंगे सर कोई बात, तो आपको इसकी बैलेंस शीट इंडिया के अंदर बनानी पड़ेगी। ठीक, तो यही हमारा प्रोविजन कह रहा है, द फॉरेन कंपनी मस्ट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इट बिकम्स रेजिडेंट इन इंडिया अप टू मार्च 31 ऑफ द ईयर बिफोर इट्स बिकम रेजिडेंट। मतलब उसका जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था वहां से लेके अकाउंटिंग ईयर इसका कहां पर स्टार्ट हुआ, ये 22 है, सॉरी मैं वही गलती कर रहा था, मेरे को लग भी रहा था 22 है। तो इसका अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट हुआ था वो जैन 23 में स्टार्ट हो चुका था फॉरेन कंट्री के हिसाब से, लेकिन इंडिया के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में 23 में। तो जो 3 महीने का है, आपको इन 3 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। बैलेंस शीट एंड पीएनएल आपको 3 महीने की बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको जिस ईयर में आप रेजिडेंट हुए, आने वाले रेजिडेंट, वहां पर भी आपको पीएनएल और बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। तो वही बातें कह रहा है, इट ऑल्सो नीड, उसको जरूरत है उसके साथ साथ क्रिएट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट 12 मंथ्स, अगले 12 मंथ्स का, फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31, मतलब 1 अप्रैल से मार्च 31 का भी आपको बनाना पड़ेगा उस साल जब आप इंडिया के अंदर रेजिडेंट हुए हैं। ठीक, अब बात करें सर ठीक है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन कर लिए हैं, लेकिन आप बताइए कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, हम उसका क्या करेंगे? तो हम उसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो वही हमारा एग्जांपल था, मान लीजिए वहां पर आपका अकाउंटिंग ईयर फॉलो, कैलेंडर ईयर आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक, कैलेंडर ईयर फॉलो करने के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपने मान लीजिए 2018 के कोई लॉसेस थे, तो आपने 2019 में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर दिए, 2020 में कर दिए, 2021 में कर दिए, 2022 में कर दिए। लेकिन अब आपका पीरियड आया है 23-24 का। ठीक, अब 23-24 में तो इंडिया में कर देंगे। ठीक, अब सर कहेंगे आप 23-24 इंडिया में कर दिया, लेकिन जो 3 महीने आपने जो इनकम, मतलब 3 महीने के जो पीरियड आया इसका आपने क्या करा, मतलब इसमें कैसे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करेंगे? ठीक है, उसका आपका क्या प्रोविजन है? तो हमने कहा कि इस केस में तो 3 महीने हैं, तो ये ऊपर वाले साल में जाके इंक्लूड हो जाएंगे, 2022 से हम 15 महीने का मान लेंगे। तो ये प्रोविजन ये है कि अगर ये जो डिफरेंस है हमारा अकाउंटिंग ईयर का, मतलब कैलेंडर हमारे जो इंडिया का ईयर है और उसका जो कंपनी फॉलो कर रही है, हो सकता है वो कैलेंडर ईयर ना फॉलो कर रही हो, वहां जुलाई से कुछ ईयर चालू हो रहा हो, उनका अलग फंडा हो। तो ये जो डिफरेंस है अगर 6 महीने से कम है तो ये ऊपर वाले ईयर में जाके ऐड हो जाता है। लेकिन अगर ये पीरियड जो है 6 महीने से ज्यादा है तो हम इसको एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट कर लेंगे, सेपरेट अकाउंटिंग ईयर मान लेंगे, और जो 8 साल के ईयर्स हैं उसमें इस सेपरेट ईयर्स को भी कैलकुलेट करेंगे, उसको पूरा 1 साल मानेंगे। अभी आगे का एग्जाम्पल आएगा जिससे हम ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन बस एक बार आप ये चीज समझ लीजिए। सीधी सी बात है कि मान लो आपको 8 साल मिलते हैं सेट ऑफ करने के लिए, तो आपने मान लो 4 साल तो पहले सेट ऑफ कर चुके हैं, बचे 4 साल, लेकिन फिर भी कुछ महीने ऐसे फंस रहे हैं जो ना तो अपने वहां पर सेट ऑफ किए ना इस इंडिया में सेट ऑफ कर पा रहे हैं। तो उन महीनों का क्या ट्रीटमेंट करें? तो उन महीनों का ट्रीटमेंट ये होगा, अगर वो महीने 6 महीने से ज्यादा है तो वो सेपरेट अकाउंटिंग ईयर माने जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने से कम है तो वो प्रीवियस ईयर जो उससे पहले वाला ईयर है उसके अंदर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात कह रहा है, आप ये पढ़ सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस वेयर अकाउंटिंग ईयर फॉलोड बाय द कंपनी इज डिफरेंट देन इंडियन अकाउंटिंग ईयर। अगर आप अकाउंटिंग ईयर जो कंपनी फॉलो करती है वो डिफरेंट है इंडियन अकाउंटिंग ईयर से, क्योंकि हम 31 मार्च है इंडिया का अकाउंटिंग ईयर, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ एंडिंग ऑफ अ कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड इंडियन अकाउंटिंग ईयर।
इंडियन अकाउंटिंग ईयर उस कंपनी के अकाउंटिंग ईयर में अगर डिफरेंस है तो दो सिचुएशन राइज होती हैं। क्या, अगर डिफरेंस जो है अप टू 6 महीने है तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अगर मोर देन 6 मंथ है तो हम उसको डिफरेंट फाइनेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अभी कुछ ICAI मॉड्यूल के एग्जाम्पल हैं, हम उसको देखते हैं। बस थोड़ी सी क्लास आपकी बाकी है, 10-15 मिनट में आपकी क्लास खत्म होने वाली है आज की, तो मेरे साथ देखिए क्या कह रहे हैं। पीरियड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन केस वेयर अकाउंटिंग ईयर ऑफ फॉरेन कंपनी डज नॉट एंड विद 31 मार्च। अगर उस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड नहीं होता है, तो ये चीज हम पढ़ रहे थे। तो एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल है, इफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ फॉरेन कंपनी इज कैलेंडर ईयर। अगर फॉरेन कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है, कैलेंडर ईयर है, जो कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, एंड कंपनी बिकम रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। अगर वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन चुकी है प्रीवियस ईयर 23-24 में फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू पोएम की वजह से पहली बार बीइंग इन इंडिया, देन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023। कि अगर वो इंडिया की रेजिडेंट बन चुकी है तो आपको ऊपर वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस मतलब जहां पर उसका अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर चालू हुआ था उस कंपनी का, वहां से लेके अपने जिस साल ये रेजिडेंट बनी है उस साल के शुरुआत तक, मतलब वो कब रेजिडेंट बनी, वो बनी है 2023-24 में, मतलब मार्च अप्रैल 2023, और वहां पर ईयर खत्म हो गया था दिसंबर में, तो वहां से जनवरी से लेके यहाँ के मार्च तक, तो इसका तो उसको P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा 3 महीने का, और साथ में उसको उसके साथ साथ जिस ईयर में इंडिया की रेजिडेंट बनी है 2023-24 उसका भी आप उसको P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। इंडिया की रेजिडेंट बनी 2023-24 में, तो इसका भी आप उसको P&L बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, ये बात मैंने यहाँ लिखी भी है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, की कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए इन केस सिंस द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023, जो पीरियड है जनवरी से मार्च का, ये 6 महीने से कम है। हमने अभी देखा ना 6 महीने से कम है, आप भी एक बार देख लीजिए, अगर ज्यादा तो बता दीजिए क्योंकि नहीं है तो ये इंक्लूड कर देंगे अकाउंटिंग ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। हम उस अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूड करेंगे जो इमीडिएटली जस्ट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर था, पिछला अकाउंटिंग ईयर था, इन विच फॉरेन कंपनीज हेल्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। उस अकाउंटिंग ईयर से जिस अकाउंटिंग ईयर में इंडियन के अंदर ये कंपनी रेजिडेंट हुई है, मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर, दोबारा बताता हूँ उस चीज को मैं आपको, जिस अकाउंटिंग ईयर में वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बनी है उसके जस्ट जो प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर है उसके अंदर हम इस पीरियड को इंक्लूड कर देंगे, और जो प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा टोटल 15 मंथ का इस केस में काउंट हो जाएगा, जो कि हुआ 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि हो सकता है कि वो जो अकाउंटिंग ईयर कंपनी फॉलो कर रही है वो जुलाई से 30 जून तक फॉलो कर रही हो, तो इस केस में क्या होगा, वो 30 जून तक फॉलो कर रही थी, तो अब यहां पर अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो हमें कितने महीने मिले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, 3, 8, सॉरी 9 महीने होने चाहिए ना, 9 महीने होंगे, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 9 महीने हुए, तो ये 9 महीने हैं, ये 6 महीने से ज्यादा है, तो हम इस 9 महीने का तो मतलब P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। हम जो प्रोविजन पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो पीरियड वहां पर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है वहां से लेके हमारे 31 मार्च तक यहाँ का तो हम बनाएंगे, साथ में जिस ईयर हम रेजिडेंट बने हैं उसका भी बनाएंगे, तो ये प्रोविजन तो सेम है पिछले वाले प्रोविजन से। तो सर आप कहेंगे चेंज क्या है, तो चेंज है इस वाले प्रोविजन में, फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में ये जो पीरियड है वो मोर देन 6 मंथ, ये जो पीरियड है 6 महीने से ज्यादा है, तो इसको ट्रीट करेंगे सेपरेट अकाउंटिंग ईयर, तो हम इस केस में इसको सेपरेट अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट करेंगे, और जो लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसका अलोकेशन उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब कुछ और मिसलिनियस से हमारे प्रोविजन है, हम उसको एक बार देख लेते हैं, बस 5 मिनट में हो जाएगा पूरे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आप एक बार समझ लीजिएगा। कि अब बात करते हैं टीडीएस की कुछ प्रोविजन, तो हम जैसे जब टीडीएस के प्रोविजन पढ़ते हैं तो टीडीएस के प्रोविजन बोलते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि अप्लीकेबल होते हैं फॉरेन कंपनी पे, कि वो फॉरेन कंपनी के ऊपर ये अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब ये फॉरेन कंपनी है वो इंडिया की रेजिडेंट बन चुकी है, तो सर आप कहेंगे कि सर अब क्या माने कि वो इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो क्या हम उन टीडीएस के प्रोविजन को फॉलो नहीं करें। जैसे कुछ कुछ केस में हमारे पास प्रोविजन आते हैं कि आपको फॉरेन कंपनीज के ऊपर टीडीएस की इतनी रेट है, ठीक है, आपको इतने % टीडीएस आपको फॉरेन कंपनीज पर काटना पड़ेगा। अब वो कंपनी हमारी रेजिडेंट बन गई, तो आप बोलेंगे सर हम उन प्रोविजन को माने कि नहीं माने, तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, वो भले ही रेजिडेंट बन गई
लेकिन जो वो प्रोविजन हमारे टीडीएस के अंदर दिए गए हैं वो ऐसे की ऐसे एप्लीकेबल होंगे अगर वो कंपनी रेजिडेंट बनती या नहीं बनती, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम ऐसे कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, मतलब हम जब डीटीडब्ल्यू का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर सेक्शन 90 एंड 91 के अंदर हमें कुछ फॉरेन टैक्स के क्रेडिट मिलते हैं कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कि कोई कंपनी जो है मोर देन वन कंट्री में अगर टैक्सेबल हो रही है, इंडिया में भी हो रही है बाहर भी हो रही है, तो हम उनको कुछ टैक्स रिलीफ दे देते हैं, कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो उनके ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे। तो सर उनका क्या अप्लीकेबल होगा, तो उनका ये अप्लीकेबल होगा द फॉरेन कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ और डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। वो जो फॉरेन कंपनी है वो उन टैक्सेशन और रिलीफ के लिए रिलायबल होगी, हम उनको अभी भी वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे भले ही वो हमारे रेजिडेंट बन गए हों। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन है ये अप्लीकेबल नहीं होगी किस केस में, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगी इस केस में व्हेन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनी व्हिच इज टैक्सेबल इवन इफ फॉरेन कंपनी हैज नॉट बीन रेजिडेंट, कि अगर हो सकता है वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट ना होती पोएम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल थी उनकी ऑलरेडी, लाइक रेंट की इनकम, मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी से रेंट है, तो भैया फिर जो अब अपनी नोटिफिकेशन है वो उसके ऊपर अप्लीकेबल किसी भी केस में नहीं होगी। ठीक है, अब एक है अप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन वेयर फॉर कंपनी बिकम रेजिडेंट सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ऑल्सो, कि वो जो है सब्सिक्वेंट मतलब अपनी जो नोटिफिकेशन जो आने वाले सालों में भी आपकी रेजिडेंट हो गई है, मतलब इस साल तो रेजिडेंट हुई तो अगले आने वाले सालों में वो अपनी रेजिडेंट हो रही है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी हो रही है। हम जो ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ते आए थे ये तो केवल तब फॉलो होता था जब पहली बार रेजिडेंट बनी है, लेकिन अब आने वाले सालों में भी रेजिडेंट बन गई तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, चलो देखते हैं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो कहेंगे ठीक है आप रेजिडेंट बन गए हैं तो वो उसको फॉरेन कंपनी ही हम ऑलवेज ट्रीट करेंगे, और जो फॉरेन कंपनी के जितने भी हमारे टैक्स के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं वो ऐसे कैसे उस पर अप्लाई कर जाएंगे, और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन के जो प्रोविजन है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और जो स्पेसिफिकली रेजिडेंट के लिए जो प्रोविजन है वो उसके ऊपर अप्लीकेबल करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारी रेजिडेंट बन चुकी है तो रेजिडेंट के ही प्रोविजन उसके ऊपर हम अप्लीकेबल करेंगे। ठीक, अब फॉरेन जुरिडिक्शन का मतलब क्या है, फॉरेन जुरिडिक्शन वो है जो प्लेस जहां पर वो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमारा फॉरेन जुरिडिक्शन है। हमारे एग्जाम्पल में एक्स वाई जी या जो स्टीफन जो मैं कंपनी बता रहा था वो यूएसए के अंदर बनी है तो यूएसए हमारा फॉरेन जुरिडिक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे सर आप टैक्स रेट क्या अप्लीकेबल होगा फॉरेन कंट्री पे, कंपनी पे, मतलब हमारी रेजिडेंट बन गई है तो क्या हमारा टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, तो सर इसका आंसर है नहीं। हम जब टैक्स रेट पढ़ते हैं तो फॉरेन कंपनी के लिए हमारी टैक्स रेट 40% है, तो ये सेम टैक्स रेट अप्लीकेबल होगी भले ही वो फॉरेन कंपनी हमारी रेजिडेंट बनी हो या नहीं बनी हो, टैक्स रेट इज ऑलवेज 40%। ओके सर, तो ये आपकी क्लास थी, कितना टाइम हो चुका है अपनी क्लास को, ऑलमोस्ट 1 आवर की आपकी क्लास हो चुकी है 50 मिनट की। तो आई होप यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स, एंड अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मेरी क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। मैं आपके लिए और आने वाली क्लासेस में पूरे इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर करवाऊंगा, ये मेरी कोशिश है। सो गुड बाय, बाय बाय, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाइयों, बाय, मिलते हैं कल फिर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नहीं भैया,
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सीए यश गोयल एंड आप देख रहे हैं सीए प्रेप क्लासेस पे इंटरनेशनल टैक्सेशन की ये सीरीज। मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका आज ये 3rd लेक्चर है। इसके अंदर हम आज एनआर टैक्सेशन का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एनआर टैक्सेशन स्टार्ट किया था, इसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करी थी कि कैसे हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी कंपनी का एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किसी भी का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। एंड हम आज की इस वीडियो में आगे के कुछ रेलिवेंट प्रोविजन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करेंगे कल की क्लास एंड उसके बाद में हम आगे का अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली वैसे देखने वाले हैं ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म क्या था फॉरेन कंपनी का, क्यों इसकी नीड पड़ी। हम बेसिकली ये टॉपिक इसके अंदर आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल क्या पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले देखा था सेक्शन 6